इसको सीसीए रूल के तहत के नियम 17 के तहत आपको ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अगर आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो पेंशन निवाली 1950 के नियम 43B के तहत आप पे जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ये सुने नहीं सुने कभी? हाँ जी। जैसे ही आप बिहार गवर्नमेंट में ज्वाइन किए, इसका वो कम करो ना, जैसे ही आप बिहार गवर्नमेंट में आप ज्वाइन किए उससे वो कर, आप बिहार गवर्नमेंट में ज्वाइन किए, आपके ऊपर बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 अप्लीकेबल हो जाता है। अब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में दो ही रूल की इंपॉर्टेंट है, एक तो बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 और बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल एंड अपील रूल 2005। पहले रूल को ना मानने के कारण रूल नंबर 2 जो है उसके तहत आप पे कार्रवाई होती है। क्लियर है? अब देखिए बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल हाँ क्या है। पहला है कि डिफिनीशन में देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक तो शॉर्ट टाइटल में है कि बिहार राज्य के कार्यों संबंधित किसी भी सेवा में या किसी भी पद पर नियुक्त जो सरकार की नियमावली शक्तियों के अधीन है उस सब पर यह लागू होगा। ठीक है ना? सरकारी सेवक में परिवार का सदस्य भी इसमें क्लियर किया हुआ है कि आपके परिवार के सदस्य को कई जगह जरूरत पड़ेगा। परिवार के सदस्य में आता है पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, सौतेला पुत्र पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, अन्य व्यक्ति जिसका पत्नी या पति के साथ रक्त मूलक संबंध हो या विवाह मूलक संबंध हो और सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो। क्लियर है? कोई डिफिनीशन में दिक्कत? परिवार के आपके सदस्य कौन है? आपके ऊपर जो रक्त मूलक या विवाह मूलक संबंध है और पूर्णतः आपके ऊपर आश्रित है। ठीक है ना? पुत्र पुत्री या सौतेला पुत्र या पुत्री जो आप पर पूर्णतः आश्रित है। क्लियर है? अब हर सरकारी सेवक सदा क्या करेगा? पूरी शील निष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। अगर इनमें कोई भी काम करता है पूरी शील निष्ठा से काम करेगा, ये नहीं कि रेगुलर लड़ रहा है, अपने सीनियर से लड़ रहा है, जूनियर से लड़ रहा है, आपको जो काम दिया गया वो समय पे नहीं किया या आप नहीं काम कर रहे हैं या कोई अशोभनीय कार्य, तो ये सब अगर काम करेगा तो आपके ऊपर बिहार का सीसीए रूल के तहत आप पे कार्रवाई हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्य सामान्यतः वर्जित है। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। देखिए ये क्लियर कट है। पहले तो था कि हमको जब हम कर्तव्य में है तब कोई मादक पेय का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब नया रूल आ गया है क्योंकि बिहार में वो बंद है, इसलिए क्लियर है कोई भी सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध संबंधी विधि से कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा। अगर आप झारखंड में हैं और आप शराब पीते हैं तो क्या सस्पेंड हो जाइएगा? बोलिए। सस्पेंड हो जाएगा हाँ? सस्पेंड हो जाएगा सर। क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाइएगा? हाँ सर। नहीं, हम क्या पढ़े अभी? प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र के प्रवृत्त मादक पेय या औषध संबंधी विधि का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा। जहां पर वो प्रेजेंट है वहां के जो नियम है वो उसके ऊपर लागू होंगे। शुरू में ऐसा हुआ है कि लोग अदर स्टेट में थे, वहां शादी में गए, वहां पी ली, यहाँ पर लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उसके बाद 2017 में ये ऑर्डर निकाला कि नहीं, इस तरह का नहीं हुआ। क्लियर है अब? हाँ। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट अंडरटेकिंग। अगर ये किसी तरह से प्रूफ हो जाता है कि आपने अपने कोई भी जो आपका प्राइवेट अंडरटेकिंग है, जैसे कि कोई उपक्रम है, उसमें आपने अपने नियर रिलेटिव को
जॉब दिलाने में अपना प्रभाव का उपयोग किया है तो आपको उस पर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप पे चल जाएगी। ठीक है ना। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, ये तो पता ही होगा आपको। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी में कोई मेंबर हो सकते हैं? हाँ, कई बार बनता है, मत बनिए मेंबर, मत बनिए ना, किसी उसके जलसे में जाइए। आपको जब सरकारी नौकर है तो आपको किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी राजनीतिक दल संगठन का ना तो सदस्य होगा और ना कोई सहायता करेगा और ना उसके साथ चंदा देगा। क्लियर है। और चंदा नहीं ना देना है सर, रसीद चंदा भी काट नहीं करके देना है। हाथ। आपको चंदा देना है तो आप प्रत्यक्ष रूप से आप उसको सहायता दे रहे हैं ना। अगर आप उसके चंदा दे रहे हैं तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं। तो क्लियर कट लिखा है, कोई भी सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल संगठन का ना तो सदस्य होगा, आप कोई संगठन ज्वाइन भी नहीं करिएगा, और ना कोई सहायता, हेलो, ठीक है ना, और ना कोई सार्थ चंदा देगा। क्लियर है। हाँ, और सरकारी सेवक किसी विधानमंडल के निर्वाचन में ना तो कन्वेंसिंग करेगा, ना हस्तक्षेप करेगा, ना प्रभाव करेगा। शरीर, सवारी, निवास पर निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन भी आपका प्रभाव डालना माना जाएगा। अपने घर पे पता चला कि झंडा लगाए हुए हैं या अपनी गाड़ी पे झंडा लगाए हुए हैं, ये सब भी गलत है। क्लियर है। हाँ जी। फिर ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी सेवकों को संघों में शामिल करना। तो इसमें लिखा हुआ है कोई भी सरकारी सेवक किसी भी ऐसे संघ में शामिल ना होगा या उसका सदस्य ना रहेगा जिसका उद्देश्य या कार्यकलाप भारत की सार्वभौमिकता, अखंडता या लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल है। ऐसी बात नहीं, आप रोटरी क्लब के मेंबर बन सकते हैं या कोई भी क्लब के मेंबर आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे एसोसिएशन के मेंबर नहीं बन कर रह सकते हैं जो सरकार की नीति के विरुद्ध कोई काम कर रहा है। क्लियर। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक, प्रदर्शन और हड़ताल, किसी भी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत की सार्वभौमिकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंध या किसी न्यायालय का अपमान या किसी भी मानहानि या किसी अपराध के लिए उत्प्रेरित या अंतर्ग्रस्त हो। अपनी सेवा या अन्य सरकारी सेवा के संबंधित विषय पर भी किसी प्रकार की हड़ताल या उत्पीड़न का सहारा न लेगा। आप अपनी सेवा के लिए भी कोई हड़ताल नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है, लेकिन अगर आपको जाना है तो कैसे जाइएगा? आपको जो अपने संघ है उसके थ्रू जाना होगा। डायरेक्ट आप अपनी कोई भी सेवा के लिए आप हड़ताल या कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये क्लियर कट है, नहीं समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। आप जाकर के पहले कमिश्नर साहब के बाहर रूम में बैठ गए कि जब तक कि हमको ये नहीं दीजिएगा तब तक के हम नहीं हटेंगे, तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल सकती है। लेकिन आप अपने संघ के थ्रू उनको कुछ कहिएगा, और संघ के थ्रू आपका अगर हड़ताल पे जाते हैं तो संघ उस पर अनुमोदन लेता है, तब आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन कनेक्शन विद प्रेस एंड रेडियो। देखिए इसमें भी क्लियर कट दिया हुआ है, बिना सरकार की कोई अनुमति के किसी भी समाचार पत्र में या रेडियो में अपना कोई भी वक्तव्य आप नहीं दीजिएगा। लेकिन आपको छूट दी गई है कि अगर कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का कार्य है तो वो आप दे देंगे और उससे मंजूरी लेना आपको अपेक्षित ना होगा। मान लिया टेक्निकल पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए सरकार से आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल कोई भी वक्तव्य आप नहीं दीजिएगा।
समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर? समझ में आ रहा था। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का कोई भी आप ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे जिससे कि सरकार की प्रचलित या नई नीति या कार्य के प्रतिकूल आलोचना हो। समझे? सरकार की आप आलोचना करने के एंटाइटल नहीं है, कोई भी नीति के या किसी से या इसकी आलोचना करने के आप एंटाइटल नहीं है। एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई साक्ष्य मांगा जाता है तो बिना सरकार की अनुमति के कोई भी विभागीय जांच या कुछ भी हुआ हो वो आप किसी को नहीं दीजिएगा। जैसे किसी पर विभागीय जांच चला है या कुछ जांच की रिपोर्ट है तो बिना सरकार की अनुमति लिए हुए आप किसी को नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए पहले तो रूल ये था कि सरकारी सेवक किसी भी आदेश या अनुसार सौंपे गए कर्तव्य पालन के अन्यथा किसी भी सरकारी लेख की जानकारी किसी भी ऐसे सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या प्रत्योक्ष रूप में जिसके लिए प्राधिकृत नहीं है, जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है, आप अपनी कोई भी सरकारी जानकारी किसी दूसरे अपने सरकारी सेवक को भी आप और ना किसी जनरल आदमी को भी देने के लिए आप सक्षम नहीं है। लेकिन अब आरटीआई एक्ट भी आ गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो उसमें है कि सरकारी सेवक को अपने कार्यों के साथ साथ जनता या किसी अन्य संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी देनी है, जो की जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत देना है। जैसे आप लोग पता होगा पहले नोटिंग जो लिखी जाती थी वो आप नहीं दे सकते थे किसी को, लेकिन अब आरटीआई एक्ट ने उसको अलाउड कर दिया है। तो आपको नोटिंग भी जो है आप मांगेगा तो आपको देनी है, ठीक है ना। माइक्रोफोन बंद कर दीजिए सर को छोड़ करके, आवाज आ रहा है इधर घर। हाँ माइक्रोफोन को ऑन किए हुए हैं इसीलिए। क्या करें? वो आपको छोड़ करके माइक्रोफोन ऑन किए हुए थे तो घर घर का आवाज आ रहा था। तो बंद कर लें, जो माइक्रोफोन ऑफ कर लें अपना सब प्लीज। जब बात करना हो आवाज तब माइक्रोफोन ऑन करें, अदरवाइज बंद कर लें। फिर डिनोटेशन चंदा। चंदा के लिए कहता है कोई भी सरकारी सेवक बिना पूर्व मंजूरी के किसी भी उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में चंदा ना मांगेगा, ना स्वीकार करेगा और ना ऐसा काम में भाग करेगा। कोई भी चंदा वसूली वगैरह धंधे में मत रहिए, और उसमें रहते हैं तो आप पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। फिर ये गिफ्ट के लिए भी क्लियर किया हुआ है, कोई भी सरकारी सेवक विवाह, जन्मतिथि, अंत्येष्टि या धार्मिक कार्य हेतु अपने संबंधियों से 15,000 और अपने मित्रों से 6,000 तक का लेगा तो विभाग को सूचना देने की जरूरत नहीं है। और अन्य किसी स्थिति में का एवं खा वर्ग के लोगों के लिए 3,000 और गा एवं घा वर्ग के 1,000। इससे अन्यथा अगर कोई रकम सरकार लेता है तो उसकी सूचना सरकार को देना अनिवार्य है। ये समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट है पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट ऑन गवर्नमेंट ट्रांसफर, रिटायरमेंट और नहीं। इसके लिए कहता है कि सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी सम्मान पत्र, विदाई पत्र या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार न करेगा, न किसी भी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या समारोह में उपस्थित न होगा। मतलब आपका विदाई पत्र देना, सम्मान पत्र देना सरकार का काम है, आप नहीं दे सकते किसी भी अपने पदाधिकारी को कि आप बहुत अच्छा काम किए, ये किए, ठीक है ना। फिर दूसरा कहता है कि अगर सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण है तो आप अनौपचारिक ढंग से विदाई समारोह कर सकते हैं और जिसमें नाम मात्र खर्च पर सदा सत्कार करा जाएगा। ये नहीं कि दावत दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। और विदाई समारोह के लिए कोई भी किसी सरकारी सेवक पर चंदा देने के लिए दबाव नहीं डालेगा।
क्या ये सही बात है? होता है? सर ये खाली पेपर का बात है सर, धरती पे ये सब कुछ नहीं होता है। धरती पे तो आप देखते होंगे जो रिटायरमेंट होता है सबके चंदा वसूली होती है ना? हाँ जी, लेकिन रूल के हिसाब से वो गलत है, ठीक है ना? लेकिन बाध्य नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, बाध्य नहीं कर सकते आप। बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, बाध्य और इसमें लिखा अगर हुआ है। हाँ प्राइवेट गिफ्ट ट्रेड और कार्ड, एम्प्लॉयमेंट आप सभी लोग जान रहे हैं, सरकारी सेवक में है, कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ले सकते। अगर सरकारी सेवा में है तो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बारोइंग, इसमें कहता है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य धन विधान में सट्टेबाजी नहीं करेगा। आप शेयर खरीद सकते हैं, आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन सट्टेबाजी का मतलब है कि रोज बेचना खरीदना, ये धंधा नहीं करेंगे। या आप पता चला ऑफिस में बैठ करके शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इससे सरकारी काम बाधित हो रहा है, तो ये सब धंधा आपको करने के लिए आप अलाउड नहीं है। ड्रीम 11 क्या? ड्रीम 11 पे लगा सकते हैं। किसमें? हाँ चला बोलिए। हुआ है ड्रीम 11 सर, ऑनलाइन सट्टेबाजी चला हुआ है सर। क्या चीज चला हुआ है? जो सर होता है ना, उसमें सट्टेबाजी होते रहता है सर। सट्टेबाजी नहीं कर सकते। ये आज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लॉटरी क्या कहते हैं उसमें, अगर आप जीत गया तो आपको पैसा मिल जाएगा, ये सब नहीं कर सकते। हाँ, आप शेयर खरीद सकते हैं, जी जी सर। समझे ना? रोज खरीद फरोख्त वाला धंधा नहीं कर सकते कि बढ़ गया तुरंत बेच दिया, घट गया तुरंत बेच दिया, नहीं, ये धंधा नहीं कर सकते। रूल यही है। फिर दिवाला या अभ्यासित ऋणग्रस्तता, आप अपना कामकाज जो आपको तनख्वाह मिलना उसी में चलाइए। आप कर्ज अगर लेते हैं तो कर्ज ऐसा लीजिए कि आप आसानी से दे सके। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कर्जदार बैठे रहें, या आपने किसी बैंक से कर्ज ले लिया और उसके बाद आप नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जा सकती है। कई बार लोग क्या होता है, इधर उधर से बहुत जगह कर्ज ले लेता है और उसके बाद पेमेंट नहीं कर पाता, तो भी आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है आपका। मूवेबल एंड एम्प्लॉयबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, ये तो आप लोग पता ही होगा जो नौकरी कर ली है, कि प्रत्येक 31 दिसंबर से 28 से 29 फरवरी तक आपको अपना चल और अचल संपत्ति आपको डिक्लेयर करना है। करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, सर वो करते मस्ट है, वो करना आपको जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी तनख्वाह, आपकी फरवरी की तनख्वाह नहीं मिलेगी, ठीक है ना? अभी देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। प्रत्येक सरकारी सेवक ऐसे समव्यवहार के संबंध में जिसका मूल्य सरकारी सेवक के 2 माह के मूल वेतन जोड़ ग्रेड पे वेतन से अधिक हो, ऐसे समव्यवहार की पूर्ण होने के 1 माह के अंदर सरकार को जानकारी देना है। आप लोगों का बेसिक कितना है, कोई बताए? 53,000, डबल कितना हो गया? 1,06,000, प्लस अगर उसमें और कुछ जुड़ता हो, जैसे कि ग्रेड पे वगैरह कुछ जुड़ता हो, तो उतने तक का अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो सरकार को एक मुश्त पेमेंट करते हैं तो सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, समझे ना? तो उसके लिए आपको सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं है। आप कार खरीदते हैं तो देना पड़ेगा, घर खरीदते हैं तो देना होगा। क्लियर सूचना है? कैसे दे, हाँ, ये सूचना कैसे देगी सरकार को? सूचने का सीधा तरीका है, हमेशा अपने कंट्रोलिंग अफसर को दीजिए सूचना कि इसी तरह मैं ये चीज खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है ना? अब वो उसकी ड्यूटी है कि सचिवालय पहुंचती है कि नहीं आती है, और आप चाहते हैं कि सचिवालय तक पहुंचे तो एक अग्रिम प्रति सचिवालय में दे दीजिए। क्लियर है? जी हाँ सर। जी, हाँ, ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। ये आप लोगों को कई बार कहता है मोटरसाइकिल खरीदनी है, इसकी सूचना देनी है, कोई जरूरत नहीं देने की।
बच्चे का 1 लाख रुपए का फी दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं देने की। आप जमीन खरीदते हैं तो सर, क्या? जमीन खरीदते हैं तो हाँ, 1 लाख से ऊपर की खरीदते हैं तो देनी पड़ेगी। अगर 1 लाख तक का है तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए भाई। इनकम तो आप ही की ना है। अगर बच्चे की अपनी इनकम है तो बात अलग है, वाइफ की अपनी इनकम बात अलग है, लेकिन आपकी इनकम से कुछ भी होता है तो आपको देना है। इवन आपको चल संपत्ति में भी आपको वाइफ का, बच्चे का, जब तक के बच्चा आपका डिपेंडेंट है, आपको पूरा देना है उसका। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। 1 साल में मान लीजिए कि 6 लाख या 8 लाख का हम लोग का ग्रॉस बनता है, मान लेते हैं, हाँ, तो 1 साल में कितना सेविंग करना है और कितना पर्सनल खर्च करना है, ये परसेंटेज में कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजन? आप चाहें तो पूरा खर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा बचा लीजिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि आप अपना जीवन यापन कैसे किए हैं? हाँ तो आप बताइएगा ना, जीवन में अगर पूछेगा तो बताइएगा कि मैं घर से मिलता है, मैं आना जाता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। अच्छा। और ये आपसे विभाग नहीं पूछेगा, ये हाँ, पूछेगा तो आपसे वो पूछेगा, इनकम टैक्स वाला पूछेगा। इनकम टैक्स पूछेगा। तो इसका कोई रूल भी है कि हाँ इतना खर्च नहीं, करना है, ऐसा इतना कुछ नहीं बचाना है। आप अपना जो बेसिक है उसका पूरा जीपीएफ में जमा कर सकते हैं, पता है आपको? है? आप जीपीएफ जो में बेसिक हम है लोग का तो सर वो प्राण है, पूरा का पूरा, या हम एनपीएस लोग का जो भी है एनपीएस है। उसमें जमा कर सकते हैं। नहीं, एनपीएस में ऐसा नहीं है सर, लगता है। कहीं नहीं जमा कर सकते हैं, उसमें जमा कर नहीं, सकते हैं। आज सरकार उतना ही 10% जमा करेगी जितना कि वो देती है। हाँ, एम्प्लॉय उतना कर सकता है जितना उसका बेसिक है, बस, उससे ज्यादा नहीं जमा कर सकता। तो एनपीएस में भी ये सिस्टम है? हाँ, एनपीएस में भी ये सिस्टम है? जरूर होगा। एनपीएस में आप चाहे जितना जमा कर सकते हैं, टायर 2 दोनों जमा खुलवाना करते पड़ता हैं। है सर उसके लिए, हाँ? एनपीएस में टायर 2 खुलवाना पड़ता है। टीयर 2 तो अलग चीज हो गई। टीयर 2 में तो शेयर की तरह काम होता है। टीयर 1 में आप अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर सकते हैं। मिनिमम जरूरी है इतना, और ज्यादा कर सकते हैं। सरकार उतना ही देगी जितना देती है, ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर भारत के बाहर की कोई भी अचल संपत्ति के संबंध में खरीदते हैं या बेचते हैं या उससे कोई भी समव्यवहार करते हैं तो उसकी सूचना सरकार को देना मस्ट है। फिर है सरकारी सेवक के कार्य आचरण के प्रति समर्थन। 21 में कहता है, कोई भी सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने किसी ऐसे पदीय कार्य का जो प्रतिकूल आलोचना या अपमान आक्षेप का विषय रहा है प्रति समर्थन कराने के लिए न्यायालय या समाचार पत्र का शरण न लेगा। अब देखिए रूल वाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैर सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव द्वारा संयाचना। देखिए आपके रूल में भी क्लियर कट है, अभी मैं पढ़ रहा था। आप मंत्री के पास अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ये पता है आपको? क्या? हाँ, नहीं लिख सकते, वो भी आपके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत आ जाएगा। क्लियर कट लिखा हुआ है। आप डिपार्टमेंट में दीजिए, लेकिन मंत्री को डायरेक्ट जो है आप देने के एंटाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखता है, कोई भी सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा संबंधित किसी विषय के संबंध में अपने हित साधन के लिए किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव न डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए देखते होंगे कई बार वो लिखते हैं, जैसे कि मंत्री लोग लिखते हैं कि इनका यहाँ पदस्थापन कर दिया जाए, है ना? तो उसमें वो लिखते हैं, लेकिन अगर चाहे तो वो उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर सकता है। लेकिन वो जनरली ये नहीं लिखते, वो लिखते हैं कि इनको बीमार है, ये है, इसलिए इन पे इनके पदस्थापन पे सामान उसके जो है करने की प्रयास किया जाए, इससे लिखते, समझे? फिर है रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। विवाह के संबंध में कोई भी सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी
जीवित हो, ये कोई भी किसी के साथ करार नहीं करेगा, ठीक है ना। आप एक अगर पति या पत्नी आपकी जीवित हो तो विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा। दूसरा है कि जो उसका पर्सनल लॉ है वो लागू होगा, है ना। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। फिर अगर कोई सरकारी सेवक भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या करे तो उसकी अविलंब सूचना विभाग को देगा, ठीक है ना। अगर आप पता चला एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी शादी कर लीजिएगा, आप पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और आप सस्पेंड हो जाइएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। देन है गिविंग एंड टेकिंग डॉरी, ये तो आप जब ज्वाइन किए तब भी आपको कराया गया होगा। क्या लिख के दिए थे एफिडेविट? कोई सरकारी सेवक दहेज न लेगा न देगा, दहेज देने या लेने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, ठीक है ना। सर सिर्फ कागज में है सर। हाँ बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहे थे। अब इसमें अगर कोई भी चीज की कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्मिक विभाग इसका जो है फाइनल अथॉरिटी होता है। अब जनरली क्यों विभागीय कार्रवाई होती है ये हमने लिस्ट किया है। सरकारी सेवक से जिस प्रकार का कार्य किया है उसकी प्रतिष्ठा या कर्तव्य निष्ठा पर खराब प्रभाव पड़ा हो, उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन अमर्यादित ढंग लापरवाही से किया हो, सरकारी सेवक का आचरण अपेक्षित आचरण के अनुकूल नहीं रहा हो, सरकारी सेवक ने लापरवाही से कार्य किया हो, विहित या निर्धारित शर्तों और बंदेजों के पालन में असफल रहा हो। ये जानते हैं जैसे कि आपने किसी का कॉन्ट्रैक्टर का लिया, अर्नेस्ट मनी लिया तो उतने समय तक वैलिड होना चाहिए, समय पर उसका रिन्यूअल होना चाहिए, ये सब भी। तो इस सरकारी सेवक ने किसी व्यक्ति फर्म के पक्ष में अनुचित ढंग से कार्य किया हो और सरकारी सेवक का कार्य घूसखोरी से प्रेरित हो, इन्हीं सब के तहत आप पे कार्रवाई होती है। अब आप ये बताइए क्या आप पे कार्रवाई कैसे हो सकती है? क्या आपका कंट्रोलिंग आप पे कार्रवाई शुरू कर सकता है? आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप पे सरकार कार्रवाई शुरू कर सकता है? नहीं नहीं, कौन अनुशंसा करता है सर। हाँ, अनुशंसा कर सकता है, ठीक कर रहे हैं। करेगा कौन? आप करेगा सर, विभाग। विभाग नहीं सर, जिस जगह से क्या कहते हैं हमारी नियुक्ति हुई है, जो नियुक्त करने के लिए होते हैं वही कर सकते हैं हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। हाँ ठीक है, जो भी जो नियुक्ति करता है वही आपको सस्पेंड भी कर सकता है, पता है। आपको नियुक्ति करने वाला ही सस्पेंड कर सकता है, उसके नीचे का कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। इसी तरह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर आप विभाग के थ्रू हुए हैं या कमीशन के थ्रू हुए हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमीशन से वो लिया हुआ है, कमीशन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई दंड वगैरह दिया जाएगा तो जब से कमीशन से अप्रूवल नहीं लिया जाएगा या कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया जाएगा तब तक के कोई भी वृहद दंड आपको नहीं दिया जाता, लघु दंड आपको दिया सकता है। क्लियर है सर लेकिन अभी इधर ही पिछले मंथ ही नया क्या कहते हैं संशोधन होकर के निकला है। क्या निकला है उसमें? बहुत सारा वो पूरा फॉर्मेट है क्या कि पहले मंत्रिमंडल से ये लेना पड़ता था, जहाँ से नियुक्ति होती थी वहां से लेना पड़ता था, तो अब ये नियम शायद निकला है क्या कि डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो लघु दंड देने के लिए सक्षम है। इस तरह से लघु दंड देने के लिए तो पहले भी सक्षम थे, अभी भी वो क्या कहते हैं सस्पेंड ये सब करने के लिए भी वो सस्पेंड करने के लिए सक्षम ही है, सस्पेंड देने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर आपको बर्खास्त किया जाएगा, आपको कोई बड़ा दंड दिया जाएगा तब उनको लेना पड़ेगा जहां से नियुक्ति हुई आपकी, ठीक है ना। अब कोई भी किसी के ऊपर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो पहले अनुशासनिक प्राधिकार जो कि आपका डिपार्टमेंट है उसके द्वारा संकल्प के माध्यम से जांच पदाधिकारी, इंक्वायरिंग ऑफिसर और प्रस्तुत कार्यकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्त किया जाता है। ये इंक्वायरिंग ऑफिसर होते कौन है? ये जस्ट कोई सीनियर ऑफिसर होता है जो कि क्वासी जज है। क्वासी जज क्यों कहते हैं इनको? और प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक तरह से गवर्नमेंट
सरकारी वकील हैं, दोनों का क्या काम है बताइए? इंक्वायरी ऑफिसर का काम क्या है? इसको क्वासी जज हम क्यों कह रहे हैं? जज नहीं बोल रहा है, बोलिए। हाँ जी, इनको हम क्वासी जज बोल रहे हैं और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को सरकारी वकील कर रहे हैं। सरकारी वकील का क्या काम है, क्या काम होता है बताइए? अरे कुछ इंटरेक्ट करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए। सरकारी वकील सरकारी वकील सर लीगल रूप से वो करता है, और क्वासी जज जो बोल रहे हैं सर वो मूलभूत क्या सही है, उनको आरोप की गलत है ये खाली जज करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दंड नहीं दे सकता ये। हाँ, ये केवल आपके आरोप की सत्यता को देखता है कि ये दंड सही है, ये आरोप सही बनता है या नहीं बनता, या गलत है, ये हाँ, सत्यता की सिर्फ जांच होती है। हाँ, ये नहीं दे सकता कि इनको ये नहीं, कई बार लिख भी देता है लोग लेकिन वो गलत है। वो नहीं लिख सकता है कि इनको जो है क्या कहते हैं बरी किया सकता है, या इनको जो है क्या कहते हैं कुछ इनको दंड दिया जा सकता है ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हैं। क्या? कुछ दंड दिया जा सकता है ऐसा भी कुछ नहीं लिख सकते हाँ, हैं। ऐसा भी नहीं दे सकता। वो सिर्फ जांच कर करके कुछ नहीं, केवल जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है, या गलत, बस ये लिखना है। और क्या क्या प्रेसिडिंग, पाया गया सिर्फ वही लिखेंगे। हाँ, और जो प्रस्तुत पदाधिकारी है ये डिपार्टमेंट के तरफ से अपना पेश करेगा। जैसे कोई चीज मांगेगा, कागज मांगेगा, तो वो उसको प्रस्तुत करना है। मान लिया जहाँ काम करता था वहां पर उसको कागज चाहिए लड़ाने के लिए, तो कागज प्रस्तुत करेगा, ये वहां से उसको दिलवाएगा, ये सब काम करेगा और डिपार्टमेंट की तरफ से अपना अपील रखेगा। ठीक है ना? दंड देने के कोई ताटिल नहीं होते। ऊपरी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रपत्र का में साक्ष्य के साथ आरोप गठित किया जाता है। आप केवल कह देने से आरोप गठित नहीं होगा, आपको उसका क्या देना होगा? साक्ष्य देना होगा। कोई भी आरोप कह देने से नहीं होगा, साथ में उसका साक्ष्य होगा, और वो उसकी एक प्रति जांच पदाधिकारी, एक प्रस्तुत पदाधिकारी और आरोपित सरकारी सेवक के पास भी साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर सर है? एग्जाम्पल देकर क्या एक प्रपत्र क के बारे में बताइए, एग्जाम्पल देकर। हाँ, अभी देख के बताएंगे, अभी बताते हैं प्रपत्र का के बारे में। देखिए प्रपत्र का है, ठीक है ना? आपका नाम, पदनाम, ठीक है ना? तो आप पे आरोप लगा और आपको 17 के तहत आप पे कार्रवाई होगी, और उसमें लिखा आता है कौन उसके प्रस्तुत पदाधिकारी होंगे और कौन जांच पदाधिकारी होंगे। और आप उनसे अपेक्षा क्या आती है कि वो बचाव के संबंध में जैसा कि जांच अनुमति दे समझ स्वयं उपस्थित होकर के आप वो कार्य करें। ठीक है ना? ये देखिए, ये और ये तुरंत, और 2 माह के अंदर आपको कर लेना है, जांच पदाधिकारी को 2 माह के अंदर इस पे कार्रवाई करके विभाग को दे देना है। ठीक है? और ये देखिए प्रपत्र का यही होता है, नाम, वेतन, समूह, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति, आप सेवानिवृत्ति, आरोप किस वर्ष का आरोप है और आरोप कौन कौन से है, उसके साक्ष्य क्या क्या है। क्लियर है? अब अगर सरकारी सेवक के दौरान सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है तो वो 43B बिहार पेंशन 43B में संवर्धित करने का अलग से आदेश निकलेगा। अब ये देखिए, इसमें आपका निलंबन, ऑर्डर ऑफ निलंबन, तो जो आप बोल रहे थे वही ऑर्डर ऑफ निलंबन रूल नंबर 9 में कहता है, ऑर्डर ऑफ निलंबन, द अथॉरिटी, appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate, or the disciplinary authority or any other authority empowered in the behalf of the government by general or special order may place a government order under suspension। तो आप बोल रहे थे ना कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, नीचे डेलीगेट कर दिया है। मान लिया कमीशन से आप होते हैं, लेकिन पावर दे दी गई है कि जो विभागीय अध्यक्ष, विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो आपको सस्पेंड करने के इंटाइटिल है। ठीक है ना?
फिर सब्सटेंस अलाउंस, ये भी मस्ट है। कोई भी हाँ चेतना जी, क्लास ले रहे हैं। सीपीएम पर दे दिए हैं, दे दिए, ठीक है दे दिए। ठीक है दे दिए, दे दिए, दे दिए। हाँ क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करिए। ठीक है ना। फिर दूसरा है सब्सटेंस अलाउंस। कोई भी आदमी सस्टेंट होता है किसी भी कारण से, उसको जीवन निर्वाह भत्ता देना होगा। और जीवन निर्वाह भत्ता भी फिक्स है। जीवन निर्वाह भत्ता कितना होता है बताइए, कोई जानता है? बोलिए, जीवन निर्वाह भत्ता कितना होता है? आपकी जितना वेतन का बेसिक आधा है सर, वेतन का आधा। उसका आधा, और प्लस उसी पर डीए, जी बस, और कुछ नहीं मिलेगा, बस। जी। और आपको जैसे कोई मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस, आपको मिलता है क्या कहते हैं हाउस रेंट, ये सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। और उसका भी रूल है कि आपका मान लिया 6 महीने बीत गया और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर ये आपके कारण डिले हो रहा है, नहीं आप भाग ले रहे हैं, तो आपको घटा सकता है। और अगर विभाग के कारण दिक्कत हो रही है तो वो उसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है ना, लेकिन रूल यही है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्विस और स्टेट अवेलेबिलिटी ऑफ पे आफ्टर सस्पेंशन। अगर आप निलंबन के बाद आपको फिर से जॉब में आ गए, तो उसके बाद आपकी जो सर्विस कंडीशन या आपको पे वगैरह का कैसे मिलेगा, ये अलग से रूल नंबर 11 में दिया है। मान लिया आप बरी हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई भी आरोप प्रूफ नहीं होता है, तो आप इंटाइटल हैं सारी तनख्वाह के, जो आपको जितना आपने लिया वो घटा के बाकी सारा पे आपको सरकार देगी। ठीक है ना। और अब मान लिया आपको इसके ऊपर कोई आरोप आता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो आपको जो मिला बस मिला, उसके बाद आपको फिर से तनख्वाह जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से पूरी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ सर्विस और रीस्टेटमेंट डिसबिलिटी ऑफ पे अलाउंस आफ्टर डिसमिसल रिमूवल कंपल्सरी स्टेट एज आपने अपील किया, अपील करने की है प्रोविजन, और उसके थ्रू आप फिर से सर्विस में आ गए, तो आपको कैसे आपको पे वगैरह मिलेगी इसके बारे में है। फिर अगर आप कोर्ट से जीत करके आए तो आपको कैसे मिलेगा, आपको वेतन वगैरह ये सब है। तो अगर कोर्ट से जीत के आइएगा तो वेतन के लिए भी आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब देखिए, किसी के ऊपर भी जो दंड है वो केवल यही दंड है जो दिए सकते हैं, इसके अलावा कोई दंड नहीं दिया सकता। और उसमें भी दो तरह के दंड हैं, एक है लघु और एक है वृहद। लघु दंड और वृहद दंड में अंतर क्या है? लघु दंड एक तो यह है कि लघु दंड के लिए जरूरी नहीं है पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, आपसे शो कॉज पूछ करके भी लघु दंड दिया सकता है। और लघु दंड और वृहद दंड में अंतर यह है कि लघु दंड बहुत थोड़ा सा दंड है, थोड़ा सा उसको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको, या प्रमोशनल लॉस होगा, लेकिन बाद में अपने साथियों से कंपेरेटिवली उसको कोई लॉस नहीं होता। लेकिन वृहद दंड अगर एक बार मिलता है तो होल सर्विस लाइफ में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए लघु दंड कौन कौन से हैं। सेंसर, समझे? सेंसर नाम सुने? चेतावनी, छोटा सा दंड है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, पता है आपको क्यों छोटा नहीं है? अगर आपको चेतावनी मिल गई, अगर आपको चेतावनी मिल गई तो सरकारी सेवक की संपुष्ट अगले 1 वर्ष तक रहेगा। आपको अगले 1 वर्ष तक, जिस दिन जिस साल आपको दंड मिला उस साल से 1 वर्ष तक आपको ना तो संपुष्टि होगी आपकी, ना प्रोन्नति मिलेगी, या आपको एमएससीपी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है?
चेतावनी। फिर आपका एक होता है, चेतावनी के बाद भी एक और होता है, सेंसर को चेतावनी कहते हैं, सॉरी, एक दंड और है आपका, लिखित चेतावनी सर। क्या? लिखित चेतावनी भी होता है। क्या चीज? लिखित चेतावनी भी सॉरी, ये है निंदन, सेंसर, सॉरी, निंदन जो है, सेंसर जो है, इसके ऊपर भी एक दंड होता है कम, जिसको कहते हैं चेतावनी। तो चेतावनी जो है आपको दंड के इसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी वो दंड है, वो 1 साल के लिए, आपको प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन निंदन जो है, अगर आपको मिल गया तो आपकी चरित्री में दर्ज हो जाएगा, और जिस वर्ष के लिए निंदन मिला उसके 3 साल तक आपको प्रोन्नति के योग नहीं समझे जाएंगे। मान लिया 2002-2003 में आपको निंदन मिला, तो 3-4, 4-5 और 5-6, इसमें आपको कोई भी ना तो प्रमोशन मिलेगा, ना आपको प्रोन्नति मिलेगी, और ना आपको एमएससीपी वगैरह कुछ मिलेगा। क्लियर है नहीं है? हाँ जी, ये क्लियर हुआ? क्लियर है। हाँ, है निंदन, लेकिन 3 साल तक आप बाधित हो जाइएगा। विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये होता है कितने साल तक आपको प्रोन्नति नहीं हो जाएगी। रिकवरी फ्रॉम पे, ये अगर प्रूफ होता है कि आपने गबन किया, कुछ इस तरह किया, या कुछ ज्यादा पैसा ले लिया, तो आपकी तनख्वाह से क्या हो जाएगा, वसूल लिया जाएगा। और रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक आप अपने जो वेतन है उससे 3 साल पीछे आपको लाके दे दिया जाएगा। फिर है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, आगे के इंक्रीमेंट आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल तक नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 साल बाद फिर वो क्यूमुलेटिव होकर के आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बीच का एरियर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आता है लघु दंड में। समझ में आया लघु दंड? किसी को दिक्कत हो पूछिए लघु दंड में। सर एक दिक्कत है, हाँ बोलिए। मान लीजिए निंदन मिला तो 3 साल के बाद जो उनका प्रमोशन रुक गया, 3 साल बाद जो प्रमोशन हुआ वो कहाँ से प्रमोशन होगा? उसी समय का प्रमोशन होगा या उसको 3 साल का बैक कर दिया जाएगा? नहीं, उसी समय प्रमोशन होगा। 3 साल बाद आप प्रमोशन के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ? और ये निंदन वर्ष कौन सा होगा? जिस साल के काम के कारण आपको निंदन है वो साल लागू होगा इसमें। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? हेलो, देखिए, और सब दंड जो है जिस साल दंड दिए जाते हैं उस साल से लागू होता है। केवल निंदन में ये किया हुआ है कि जिस साल के लिए आपको दंड दिया, मान लिया आपने 2002 2003 में आपने गलती करी और आपको दंड मिला 4-5 में, तो आप 2000, तो आप समझे, तो आपको 5-6 के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस साल से लागू होता है ये। और बाकी दंड, जो दंड जिस साल दिए रहते हैं उस साल से लागू होते हैं। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। अब वृहद दंड क्या क्या है? सेम जो आपका था कि इंक्रीमेंट रुका, लेकिन संचयात्मक प्रभाव से, 3 इंक्रीमेंट रुक गया। अब आगे होल लाइफ आप 3 इंक्रीमेंट पीछे हो गए। अब आपको कभी भी वो 3 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आप अपने साथ वाले से 3 इंक्रीमेंट पीछे हो गए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं संचयात्मक। तो ये आपको वृहद दंड हो गया। फिर आपको लोअर स्केल के पे या पोस्ट या सर्विस में ले आए, आप एग्जीक्यूटिव से सहायक अभियंता बन गए, आपको अपना स्केल का लोएस्ट में ले आए ये, या कंपलसरी रिटायर करा दिया आपको। कंपलसरी रिटायरमेंट भी एक दंड है। दो, देखिए, एक कंपलसरी रिटायरमेंट ये और एक कंपलसरी विभाग कराता है, उसके कारण क्या कहते हैं आप अक्षम है, दोनों में अंतर है, समझे? इसमें आपको दंड के स्वरूप मिल रहा है कंपलसरी रिटायरमेंट, तो इसमें आपको कम मिलेगी, इसमें पेंशन आपको कम मिलेगी। फिर रिमूवल ऑफ द सर्विस और डिसमिसल ऑफ सर्विस, इसमें भी दोनों में अंतर है। रिमूवल में आपको सर्विस से निकाल दिया, लेकिन आप फिर कहीं दूसरी सरकारी नौकरी में मिल सकता है आपको, लेकिन डिसमिसल कर दिया
तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, और डिसमिसल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय आपका जीपीएफ के, आपका कोई पेंशन टेंशन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे? डिसमिसल में हो सकता है कुछ मिल जाए आपको रिमूवल में, लेकिन डिसमिसल सबसे बड़ा दंड होता है, उसके बाद आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। क्लियर हुआ? और इसके अलावा और कोई दंड नहीं होता, जब दंड मिलेगा तो यही दंड मिलेगा, और किस कार्य के लिए क्या दंड मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, वो दंड देने वाले पे है कि वो कौन सा दंड किसको कब कार्य के लिए देता है। ये नहीं कि हमने 10,000 रुपये गमन किया हमको बृहद दंड दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्जी वो दंड देगा, ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर इम्पोर्टी रूल 17 है, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट रूल 18 है, प्रोसीजर फॉर माइनर इम्पोर्टी रूल 19 है, फिर स्पेशल प्रोसीजर सर्टेन केस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, कॉमन प्रोसीडिंग, सम्मिलित कार्रवाई, जैसे बहुत सारे लोग हम लोग के विभाग में होता है, एसक्यूटी ऐसी जूनियर इंजीनियर एक साथ सस्पेंड हो गए, तो उनकी क्या होती है, सम्मिलित कार्रवाई चलती है, वो रूल नंबर 22 के अंतर्गत है। फिर हम लोग अपील कर सकते हैं, जो है कोई क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए सर, जैसे ये आरोप लगता है, मान लीजिए मेरे पे सर दरभंगा में हाँ। 2015 में आरोप लगा, हाँ तो उसका सर कार्रवाई चल ही रहा है, स्पष्टीकरण हो रहा है, 18 तक स्पष्टीकरण आया, 19 तक आया, हम जवाब देते रहे, लेकिन वो कब तक चलेगा सर स्पष्टीकरण, कब दंड मिलेगा, ये सर पता चलेगा क्या है कि हाँ। चलते रहेगा? रूल यही है कि जो भी कार्रवाई है 1 साल के अंदर कंप्लीट कर ली जाए, रूल यही सर है। 2015 से तो सर अब तो जोड़ लीजिए सर 5 साल से ऊपर हो गया है, हाँ, कब चलेगा ये? रूल यही है। आप सस्पेंड नहीं ना किया है? सस्पेंशन वाला बात नहीं था सर, आरोप था छोटा मोटा। हाँ सस्पेंशन होता तो आप 1 साल बाद अगर आपका नहीं, आपको कोई दंड मिलता तो आप विभाग को फिर से रजिस्ट्रेट करने के लिए वो देते हैं, लेकिन तो सर मान के चले 10 साल बाद तो मिल सकता है सर, 2015 का आरोप मिल सकता है, मिल सकता है, ऐसा समय कहीं सीमा नहीं, हाँ उसका कोई समय सीमा? समय सीमा है, समय सीमा तो बाकायदा पूरा दिया हुआ है कि किस दिनों में कार्रवाई, देखे समय सीमा का बाकायदा निकला हुआ है, कितने दिनों में क्या क्या कार्रवाई कर लेनी है, हर पूरा बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, लेकिन उसमें नहीं होता, अब क्या कीजिएगा, समय सीमा तो बना हुआ है पूरा, इसका पूरा नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि इतने दिनों में आपको कर देना है। आप चाहिएगा तो देख सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं, समय सीमा पूरा दिया हुआ है, समझे। लेकिन होता है, फिर अपीलेट अथॉरिटी है, आप दंड के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, ठीक है ना, अपीलेट अथॉरिटी है। फिर आप साथ साथ कोर्ट में भी जा सकते हैं, रिवीजन पिटीशन दायर कर सकते हैं, ठीक है ना, और कोई शंका वगैरह है तो आपका जो कार्मिक विभाग है वो है। अब नॉर्मली विभागीय कार्रवाई में जांच में विलंब क्यों होता है? देखिए जो आप बोल रहे हैं ना, अच्छा आपके ऊपर जो आरोप पत्र है तो आपका वो शुरू हो गया है, विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है उस पर? जी जी सर, विभागीय कार्रवाई स्पष्टीकरण सर हिंदू वाला मैडम से 3-4 बार आ चुका है सर, और उस पे जो जिसने वो है क्या कहते हैं जो जांच अधिकारी है उसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, वो सर पता चलता कहाँ है सर? क्यों? वो तो पता चल जाएगा, विभाग में पता चल ही जाता है। तो निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई के संकल्प में विलंब, ये बहुत होता है, आपको निलंबन कर दिया और आप पे विभागीय कार्रवाई का संकल्प ही नहीं हुआ, फिर संकल्प बन गया, अभियोग पत्र या साक्ष्य तालिका नहीं दिया गया, या विभागीय कार्रवाई में आरोपी सरकारी सेवक द्वारा अनुपस्थित नहीं होना, आरोपी सरकारी सेवक को अनुशासनिक विभाग या जांच प्राधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना, ये सब होता है, इसी कारण जो है देरी होती है, ठीक है ना। या जो आपको बना आपके ऊपर संचालन पदाधिकारी उसका ट्रांसफर हो गया तो फिर नया बनेगा, इसीलिए विभागीय कार्यालय में अतिशय विलंब हो जाता है। आपराधिक मामलों में अभियोजन के बाद विभागीय कार्रवाई को रोका जाना, परंतु आपराधिक मामले के बाद उसके प्रारंभ के विलंब, नेचुरल जस्टिस, ये सब चीजें लोकसभा से परामर्श के बिना दंड का ये सब कारण लीड होता है। आरोपी सरकारी सेवक दंड के विरुद्ध अनुशासनिक विभाग या पदाधिकारी के ऊपर के का अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी समीक्षा कर यथोचित आदेश पारित कर सकता है।
विभागीय तौर पे अपील के अलावा सरकारी सेवक को न्यायालय में भी अपील दायर करने का अधिकार है। राज्य सरकार से सेवक दंडात्मक निर्गत के 6 माह के अंदर आपको अपील करनी है। राज्य सरकार के सेवा राज्यपाल के समक्ष भी अपील दायर कर सकते हैं। अब ये तो हम बता चुके हैं। अब सेवानिवृत्त के बाद ये समझ लीजिए, अगर कोई आदमी सेवानिवृत्त हो रहा है तो अगर उसके ऊपर पहले 3 साल तक का के पहले का अगर कोई आरोप आता है और वो उसके ऊपर नहीं चल रहा है तो वो उसके ऊपर नहीं पूछाता, वो कालावधि होता है। समझ में? मान लिया हम आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आज से 3 साल पहले तक का आप सेवानिवृत्त के बाद का कोई भी आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर आप पे कार्रवाई चल रही है तब तो चलेगी, अदरवाइज नहीं। 4 वर्ष तक के पूर्व की अवधि हो तो बिहार पेंशन योजना के अधीन कार्रवाई। लेकिन आपको जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसके 4 साल पहले तक का कोई भी कार्रवाई है तो सेवानिवृत्त के बाद भी उसके लिए आप उत्तरदायित्व होते हैं। अगर पेंशन स्वीकृत हो गई, 3 वर्ष तक आपको पेंशन मिलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आपके उसके ऊपर बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मृत कार्रवाई, अगर कोई आदमी मृत कर गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, तुरंत बंद हो जाएगी और उसको उस दिन तक सरकारी सेवा में माना जाएगा और उसके बाद उसको सारी तनख्वाह दी जाएगी। थैंक्स। ये समझ में आया? हेलो हेलो, मान लिया सरकारी सेवा के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, उसको दंड नहीं दिया गया और वो मृत कर गया तो उस दिन तक वो मान लिया सस्पेंड है, उस पर फाइनल नहीं हुआ और वो मर गया तो उस दिन तक सरकारी सेवा में माना जाएगा, उसको सारी तनख्वाह देनी पड़ेगी। हाँ, अब इसमें किसी कुछ पूछना हो प्लीज पूछा जाए। सर एक सवाल पूछना है। हाँ, ये जो सर डीएम साहब लोग सर 1 दिन का वेतन रोक देते हैं बार बार, हाँ, तो उससे सेवा बाधित होती है क्या? बिल्कुल बाधित होगी। आपकी तनख्वाह अगर 1 दिन की रुकती है तो आप उसको रेगुलाइज कराइए भाई, आपका सर्विस में टूट माना जाएगा। बाद में कराते नहीं, रेगुलर नहीं कराते आप लोग? रेगुलर तो करा ही लेते हैं पर सर बड़ा उसका दुरुपयोग करते हैं वो लोग, इसलिए हाँ तो करते ही है, क्या कीजिएगा। लेकिन आपको रेगुलर जरूर करा लीजिए, तो सेवा में बाधित माना जाएगा। आप जहाँ से आपका पे स्लिप निकलती है ना जी, वहाँ सेवा में टूट आ जाएंगे आप। तो सेवा में टूट इसका होने कुछ सर मतलब कहीं रिटर्न में है क्या ऐसा चीज कि 1 दिन का पे रुकने पे मतलब सेवा बाधित हो जाती है? हाँ, जैसे हम लोग कई बार हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, हड़ताल वगैरह में, जी, तो उसका हम लोग बाद में रेगुलर कराते हैं, जरूरी है, क्योंकि सेवा में टूट होने का कुछ नुकसान है। जैसे नुकसान ये, मान लिया आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना है तो आपको 30 साल की सर्विस में ढूंढेगा, तो जिस दिन टूट खत्म हो गई उस दिन से 30 साल जुड़ेगा, समझे? सर एक बार हमारा डेपुटेशन हुआ था सर निगम में, हाँ, कॉर्पोरेशन में, हाँ, तो वहाँ जो फाइनेंस देखते हैं सर, उन्होंने मतलब कहीं से विभाग से क्वेरी करके ये चीज पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे 1 दिन का अगर वेतन रुक भी जाता है तो वो मतलब क्या सेवा बाधित नहीं होती है आप लोग? ना ना ना, गलत बोल रहा है। तो इसीलिए पूछे सर, ये कहीं रिटर्न में है क्या ऐसा कुछ? हाँ भाई, सेवा में टूट मानी जाएगी, आपको सेवा रेगुलाइज का तनख्वाह बनाने दे। नहीं, वो चीज हम समझ गए सर, पर कहीं रिटर्न में सर ये चीज लिखा हो जिससे हम लोग उसको देख सके। जरूर कहीं लिखा होगा, देख लीजिए। वैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी हड़ताल में गए हैं तो हमेशा उसको रेगुलाइज कराया गया है। सर हड़ताल में जाने वाला तो वो हो गया कि जो आपने अभी बताया कि मतलब कार्रवाई होने वाली बात, हाँ, उसमें शामिल था। नहीं, अगर आपको तनख्वाह मान लिया, हो सकता है 1 महीने की 1 दिन की तनख्वाह ना दे, लेकिन सेवा रेगुलर करना होगा। जी, सेवा रेगुलर करा लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। उस दिन का सर अटेंडेंस बना हुआ हो तो अटेंडेंस नहीं भी बना है तो उसको